नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब एकदम फिट होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का है जो हमारा वीडियो है, यह उन बिगनर्स के लिए डेडिकेटेड है जो कि यूपीएससी की तैयारी के बारे में अभी अभी सोच रहे हैं, जो 12th या 11th या 12th क्लास में हैं, या फिर जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, और वह जानना चाहते हैं कि यूपीएससी होता क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, इसका एग्ज़ाम कब कब होता है, सलेबस कैसा होता है। तो इन सभी जो बिंदु हैं, इस जो सभी डाउट्स हैं, इनके बारे में आज हम खुलकर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि यूपीएससी बेसिकली होता क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया जो कि 11th 12th में हैं, उन्होंने बोला कि इस पे एक क्लास बताइए ताकि हम लोग जो है अपनी तैयारी को एक मोड़ दे सकें और कब से तैयारी शुरू कर सकें, कब उसका एक सही समय आता है, ताकि हम जो है अपनी तैयारी में ना ज़्यादा पीछे हों और ना ही हमारी जो ग्रेजुएशन की तैयारी है, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, वह पीछे हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का यह जो हमारा वीडियो होगा उन बिगनर्स के लिए डेडिकेटेड होगा जो कि अभी अभी यूपीएससी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं को देखेंगे। और यह जो बिंदु हमने लिया है, वह बिंदु कुछ स्टूडेंट्स ने हमें भेजा था कि इन इन बिंदुओं पर चर्चा कीजिए, तो उन्हीं उन्हीं बिंदुओं को जो है हमने अपनी चर्चा के क्रम में शामिल किया है। तो देखते हैं कि कौन कौन से बिंदु है जिन पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला जो हमारा आज का टॉपिक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि यानी कि यूपीएससी होता क्या है, इसमें से कौन कौन सी इसमें सर्विसेज आती हैं, क्या इसमें आईएएस आईपीएस जो कि ज़्यादा चर्चा का विषय रहती हैं वही होती हैं कि कुछ अन्य सर्विसेज भी होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट बिंदु होगा कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, कि इस यह जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, जिसे हम यूपीएससी सीएससी के नाम से जाने, यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो यह एग्ज़ाम जो होता है, उस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, और जो आयोग है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसने क्या क्या क्वालिफिकेशन निर्धारित करके रखी हैं। इसके अलावा क्या कुछ परसेंटेज की आवश्यकता होती है इसमें, क्या कुछ परसेंटेज का रोल होता है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा बिंदु होगा वो होगा कि हम यह देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में कितने अटेम्प्ट जो हैं हमें मिलते हैं, यानी कि कुल कितने अटेम्प्ट जो हैं हम इस एग्ज़ाम में दे सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न हमारा क्या होता है। इसके बाद कट ऑफ कितनी जाती है, यानी कि कितना नंबर जो है हम मार्क्स एग्ज़ाम में हमें लाना होगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो काफ़ी विद्यार्थियों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा हमें बोला गया कि उनके तैयारी शुरू करने का सही समय जो होता है वह कब होता है, कब एक स्टूडेंट्स को यूपीएससी की यदि वह तैयारी करना चाहता है तो कब से जो है उसे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो साथियों, चलते हैं अपने एक एक बिंदु को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हो वह दूर हो सके। और यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और इस तरह का इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश लगातार करते रहें। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पहले बिंदु की ओर, यानी कि इंट्रोडक्शन की ओर। तो इंट्रोडक्शन यानी किसका इंट्रोडक्शन, यानी कि आईएएस का इंट्रोडक्शन, आईएएस का इंट्रोडक्शन, जिसे हम लोकप्रिय नाम से यूपीएससी भी जानते हैं, यूपीएससी, यूपीएससी।
तो क्या होता है यूपीएससी? यूपीएससी बेसिकली एक संस्था है जो कि भारत सरकार की एक क्या है, संवैधानिक संस्था है, जिसका जिक्र संविधान में किया गया है। और यह एक ऑटोनॉमस बॉडी भी है, यानी कि स्वायत्त संस्था है। यह संस्था एक एग्जाम कराती है। यह संस्था बेसिकली कई प्रकार के एग्जाम कराती है। संघ सेवा की जो सर्विसेज होती हैं, संघ की सर्विस यानी कि केंद्र सरकार की जो सर्विसेज होती हैं, उसके लिए कई एग्जाम कराता है। उसमें से यह एक महत्वपूर्ण एग्जाम कराता है जिसका नाम होता है CSE। CSE यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अभी तक आप सुनते आए होंगे कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली वह यूपीएससी की तैयारी उनका मतलब नहीं होता। यूपीएससी एक संस्था है, उसके अंतर्गत आने वाला एक एग्जाम जो है जिसे हम CSE कहते हैं, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो आज के बाद से आप क्या कहिएगा कि हम यूपीएससी CSE की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। अब कई बार बोला जाता है कि हम IAS की तैयारी करते हैं। तो CSE जो एग्जाम होता है यूपीएससी के द्वारा जो कराया जाता है, उसी के अंतर्गत कुल लगभग 20 से 21, कभी कभी 22, 23, 24 जितना जो है गवर्नमेंट के द्वारा उस वर्ष निर्धारित की जाती है सर्विसेज जो है CSE में शामिल कर दी जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें सिर्फ IAS या IPS जैसी सर्विसेज जो है वह नहीं आती। जब हम यूपीएससी CSE का एग्जाम देते हैं तो उसमें से कितनी कुल सर्विसेज आती हैं? लगभग 20 से 21 सर्विसेज जो है हमें यूपीएससी CSE के दौरान आती है। वह सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ता है। जो हमारा यूपीएससी CSE का एग्जाम होगा वह सिर्फ एक एग्जाम होगा, और उस एग्जाम के बेस पर लगभग 20 से 21 सर्विसेज जो है वह प्रोवाइड कराई जाती हैं यूपीएससी के द्वारा। वह सर्विसेज अलग अलग डिपार्टमेंट की होंगी, अलग अलग मिनिस्ट्री की होंगी, और उन सर्विसों को यूपीएससी CSE का जो एग्जाम होता है उन पर रैंक के आधार पर बांटा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या जानने को मिला कि यूपीएससी CSE जो होता है वह बेसिकली इन दो जो लोकप्रिय एग्जाम है IAS IPS का न होकर इसके अलावा भी 20-21 इम्पॉर्टेंट जो हमारे देश की सर्विसें हैं, केंद्र सरकार की सेवाएं हैं, उनके लिए भी एक साथ एग्जाम कराता है। तो लगभग जब हम एग्जाम देते हैं यूपीएससी CSE का, तो उसमें हम 20 से 21 एग्जामों की जो सरकारी जो नौकरियां हैं केंद्र सरकार की, 20 से 21 नौकरियों की एक साथ एग्जाम दे रहे होते हैं। तो यह एक बात हमें पता चली। तो हमें क्या पता चला कि यूपीएससी जो कि CSE का एग्जाम करवाता है, जिसके अंतर्गत लगभग 20 से 21 नौकरियां आती हैं केंद्र सरकार की, जिसमें से 2-3 ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं जो ज़्यादा लोकप्रिय हो, जैसे कि IAS IPS या IRAS इस प्रकार की, या IFS। तो इस प्रकार की नौकरियां होती हैं। तो हम जाना अब अपने अगले बिंदु की ओर अगर चलते हैं, तो जैसे हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो IAS होते हैं इस एग्ज़ाम के जरिए निकालते हैं, या IPS होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा लोकप्रियता मिल जाती है। तो इसी लोकप्रियता की वजह से बच्चों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वह IAS या IPS का होता है। तो हमने यह जाना कि यह बेसिकली IAS या IPS का ना होकर विभिन्न जो केंद्र सरकार की सेवाएं हैं उनके लिए भी लगभग 20-21 सेवाओं के लिए भी एग्जाम एक साथ होता है। इनमें क्या क्या सेवाएं होती हैं? तो जैसे कि अभी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, अभी 16 जून को एग्जाम होने जा रहा है, और जैसा कि हमें पता है कि अभी 2 दिन पहले ही 16 अप्रैल को यूपीएससी का जो CSE का 2023 का रिजल्ट अंतिम परिणाम घोषित किया जा चुका है। तो जो 2024 का नोटिफिकेशन आया है उसमें हम देखते हैं कि कुल कितनी नौकरियां हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो सर्विसेज हैं, टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज हैं कितनी है? 21 सर्विसेज। तो अभी हमने बताया कि 20-21 जो सर्विसेज होती हैं उसके लिए एक साथ यूपीएससी एग्जाम करवाता है। किसके माध्यम से? जो इस एग्जाम को क्या बोलते हैं? इस एग्जाम को बोलते हैं CSE यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इसमें से देखते हैं कौन कौन सी आती है। तो सबसे पहले नंबर पर क्या आती है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हम क्या बोलते हैं? IAS। तो IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण हमारी सर्विस होती है वो होती है इंडियन फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस जैसे कि किसी देश में राजदूत
होते हैं, हमारे दूतावास होता है जिसे एम्बेसी बोला जाता है, तो यह विदेश सेवा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय विदेश सेवा। जैसे कि प्रधानमंत्री दौरे पर जाते हैं तो उनके साथ आप देखे होंगे कि लगभग 10-20 लोग उनके आसपास रहते हैं। तो वह कौन होते हैं, वह डेलीगेट्स होते हैं। वह कौन होते हैं, वह राजनयिक होते हैं जो कि विदेश संबंध के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानकार होते हैं। तो वह जो लोग होते हैं वह किस सर्विस से आते हैं, तो वह इंडियन फॉरेन सर्विस से आते हैं। तो हमने यह जाना कि आईएएस के अलावा भी इंडियन फॉरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट सर्विस होती है जो कि यूपीएससी सीएसई के द्वारा ही उनका चयन होता है। इसके अलावा जो अन्य सर्विस है लोकप्रिय वह है आईपीएस, जिसमें हमारे एसपी एसएसपी इत्यादि जो चुने जाते हैं वह इसी सर्विस से होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस से। इसके अलावा क्या होता है कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए की नौकरी जो होती है, ग्रुप ए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, तो इस प्रकार के होते हैं। इसके अलावा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस होता है, इसके अलावा इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। तो इसी प्रकार से विभिन्न डिपार्टमेंट और मंत्रालयों की लगभग कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड की कराई जाती है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के माध्यम से। तो हमने यह देखा कि यूपीएससी जो बेसिकली होता है वह आईएएस आईपीएस या आईएफएस का एग्जाम ना होकर लगभग 20-21 सर्विसेज का एक समेकित रूप से, कंसोलिडेटेड रूप से जो है वह एक एग्जाम होता है जो कि यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है। तो यह हमारा बिंदु रहा। अब अपने अगले बिंदु की ओर चलते हैं। तो अगला बिंदु हमारा महत्वपूर्ण क्या है कि इस एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि सीएसई के लिए, किसके लिए, सीएससी मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन, तो हमने यह जो यहाँ पे लगाया हुआ है यह यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने लिया है और उसको, ताकि आपको ऑथेंटिक तरीके से जानकारी मिल सके। तो मिनिमम एजुकेशनल जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको हम देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं कि अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री, क्या, ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ द सेंट्रल आवर स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि संघ या राज्य, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी होती है वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है और कोई यूनिवर्सिटी होती है वह स्टेट यूनिवर्सिटी होती है। तो यह बोला जा रहा है यूपीएससी के द्वारा कि कोई भी कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएट की डिग्री उसके पास हो, और वह ग्रेजुएट की डिग्री कहाँ से ली गई हो, कि ऐसी विश्वविद्यालय से ली गई हो जो कि सेंट्रल या स्टेट जो विधानसभा है, लेजिस्लेचर, उसके द्वारा एक्ट जो बनाया गया है उसके तहत यदि कोई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई हो तो उसके द्वारा यदि ली गई कोई ग्रेजुएट की डिग्री होगी तो वह मान्य होगी। और वह कहाँ की होगी, इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंडिया की होगी, इन इंडिया, यानी कि जो एक्ट हो वह सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट लेजिस्लेचर का इन इंडिया में। इसके अलावा या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और डिक्लेयर्ड टू बी डीम्ड एज अ यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट जो हमारी होती है, वह डीम्ड यूनिवर्सिटी निर्धारित कर, जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बोला। डीम्ड यूनिवर्सिटी वह होता है कि बेसिकली जिसका कोई कैंपस नहीं होता है और वह लेकिन जो है वह शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अभूतपूर्व योगदान देती है, तो वह डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है। वह पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट के माध्यम से उसे डिक्लेयर किया जाता है। तो यदि ऐसी यूनिवर्सिटी हो, इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है अंडर सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1957, यानी कि यूजीसी जो होता है, यूजीसी एक संस्था है, तो उसका जो एक्ट है यूजीसी एक्ट 1956 उसके सेक्शन 3 के तहत यदि कोई जो यूनिवर्सिटी है उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है वह दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार जो है बेसिकली, तो हमने क्या समझा क्वालिफिकेशन में कि यदि किसी कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट की डिग्री हो और वह ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ से ली गई हो, वह किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो या तो वह किसी राज्य विश्वविद्यालय से ली गई हो ग्रेजुएशन की डिग्री। इसके अलावा यदि ऐसा कोई संस्थान हो जिसे पार्लियामेंट ने
एक्ट पारित करके स्थापित किया हो, ऐसा कोई संस्थान जिसे पार्लियामेंट ने एक्ट पारित करके स्थापित किया गया हो, उस संस्थान से भी यदि कोई कैंडिडेट ग्रेजुएट की डिग्री लेता है तो उसे भी जो है वह यूपीएससी स्वीकार करेगा। इसके अलावा एक थर्ड क्राइटेरिया भी है कि यदि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है उसका जो एक्ट है 1956 का, उसके सेक्शन 3 के तहत यदि किसी संस्थान को, किसी इंस्टीट्यूशन को डीम्ड यूनिवर्सिटी का यदि दर्जा मिला है, किसका, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, यदि उस यूनिवर्सिटी से भी कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करता है तो वह भी इस एग्जामिनेशन के लिए यूपीएससी सीएससी के लिए मान्य होगा। तो क्वालिफिकेशन क्या होगा, ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। कहाँ कहाँ से, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या स्टेट यूनिवर्सिटी से या फिर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो कि पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से। तो बेसिकली हमारे इंडिया में लगभग सभी जो स्टूडेंट होते हैं इंटर के बाद उनके पास कोई न कोई इस प्रकार की ग्रेजुएट की डिग्री होती ही है। तो क्वालिफिकेशन ज़्यादा चिंता की विषय नहीं है, बेसिकली एक सिंपल सा जो है वह ग्रेजुएशन चाहिए। कुछ बच्चे पूछते हैं क्या इसमें जो है वह पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए या यदि किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो क्या उसको प्रेफरेंस कुछ दिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई कैंडिडेट पीएचडी किया है, डिलीट किया है, कुछ भी किया है और एक कैंडिडेट सिंपल सा ग्रेजुएशन किया है तो दोनों कैंडिडेट जो होंगे वह यूपीएससी के समक्ष जो है वह समान होंगे। तो ग्रेजुएशन के बाद चाहे जितनी भी डिग्रियां ली गई हो यूपीएससी सीएससी एग्जाम में उनका कोई भी मायने नहीं होता है। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो हमने देख लिया। इसके बाद जो हमारा अगला बिंदु है उसको देखेंगे कि क्या ग्रेजुएशन में कुछ परसेंटेज की इसमें आवश्यकता होती है कि यदि जैसे कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि यदि उनका 60% से नीचे है तो क्या वह इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई मतलब कि उसका फॉर्म जो है वह डाल सकते हैं या उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल हाँ, इस एग्जाम के लिए किसी भी मिनिमम परसेंटेज का जिक्र यूपीएससी के द्वारा कहीं पे भी नहीं किया गया है। उसका जो नोटिफिकेशन निकलता है लगभग 200-250 पेजेस का होता है। कभी मौका मिले तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। तो उसमें जो है वह परसेंटेज ग्रुप का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि ग्रेजुएशन में आप कितना भी परसेंट पाए हो बस आप जो है वह ग्रेजुएट होने चाहिए, परसेंटेज का कोई भी जिक्र नहीं है। जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है तो परसेंटेज जो है वह कोई मायने नहीं रखता है। यदि आप 40%, 45%, 50%, 60% कुछ भी हो या 80-90 कुछ भी हो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो यूपीएससी है उसके समक्ष जो है वह सभी कैंडिडेट समान होंगे जो कि ग्रेजुएट होने चाहिए। तो यह हमारा बिंदु क्लियर हो गया। तो क्वालिफिकेशन परसेंटेज हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है कि इस जो यूपीएससी सीएससी है इसमें कुल कितने अटेम्प्ट मिल सकते हैं, यानी कि कब तक जो है हम इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो इसमें अटेम्प्ट की बात यदि हम करें तो यह जो हमने यहाँ पे लगा रखा है यह यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात यदि हम करें तो एवरी कैंडिडेट अपीयर एट द एग्जामिनेशन हु इज otherwise eligible shall be permitted 6 attempt यानी कि एट द सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, यानी कि यह बोल रहा है कि एवरी कैंडिडेट यानी कि प्रत्येक जो प्रतिस्पर्धी है एस्पिरेंट है वह इस एग्जाम में 6 बार यानी कि 6 अटेम्प्ट, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है परमिटेड 6 अटेम्प्ट्स एट सीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में एवरी कैंडिडेट जो होगा वह न्यूनतम यानी कम से कम नहीं मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एवरी कैंडिडेट जो होगा वह 6 बार जो है वह 6 बार जो है अटेम्प्ट दे सकता है। इसके अलावा भी कुछ प्रावधान है जैसे कि रिलैक्सेशन इन द नंबर ऑफ द अटेम्प्ट विल बी अवेलेबल टू द SC ST एंड OBC यानी कि SC ST OBC के लिए एंड PWBD जो पर्सनल डिसेबल्ड होते हैं
जो पर्सनालिटी यानी कि जो बेसिकली जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन होता है। तो रिलैक्सेशन क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो होता है SC ST के लिए क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। यानी यदि कोई कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करता है तो वह CSC एग्जाम में अनलिमिटेड जो है वह अटेम्प्ट दे सकता है। इसके अलावा OBC जो होता है, OBC को 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलते हैं, यानी कि 6 के अलावा वह 3 और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे सकता है, जैसे कि यानी कि वह कुल 9 अटेम्प्ट दे सकता है। और नेक्स्ट जो है वह जो दिव्यांगों के लिए है वह 9 बार जो है वह दे सकते हैं अटेम्प्ट। इनको भी 3 जो दिव्यांग में जो चाहे दिव्यांग यानी कि दिव्यांग में यदि कोई जनरल कैटेगरी का है तो वह भी 9 बार दे सकता है, EWS का है तो वह भी 9 बार दे सकता है, OBC का भी है तो वह भी 9 बार दे सकता है। इसके अलावा अनलिमिटेड होता है किसके लिए, SC ST कैटेगरी के लिए। तो अटेम्प्ट कितने मिलते हैं हम देख लिए कि अटेम्प्ट जो है वह जनरल के लिए जो है, यदि अनरिजर्व्ड की हम बात करें तो इसके लिए 6 जो है वह अटेम्प्ट मिलते हैं। और EWS, यदि EWS की बात करें तो EWS के लिए भी कोई रिलैक्सेशन नहीं, इसके लिए भी 6 अटेम्प्ट ही मिलते हैं। लेकिन जो OBC है उसके लिए 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और SC ST जो है उसके लिए अनलिमिटेड जो है अटेम्प्ट का प्रावधान किया गया है। तो यह हमने देख लिया। अब अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं कि अगला हमारा जो है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट में पूछा था, मैसेज किया था पर्सनली कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होना चाहिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है इसका, तो एग्ज़ाम पैटर्न UPSC का क्या होता है। तो UPSC CSC जो है वह जो UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न की यदि बात हम देखें तो यहाँ पे हम UPSC CSE यदि इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसका एग्जाम पैटर्न 3 फेजेस में होता है। कितने फेजेस में, 3 फेज। पहला यह एक होता है वह उसे हम बोलते हैं PT यानी कि प्रीलिमिनरी टेस्ट। यह जो होता है प्रीलिम्स, जिसे कभी कभी प्री भी बोला जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वह क्या होता है, PT। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है मेंस। और जो लास्ट होता है इसे भी PT बोला जाता है, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट, या इसे इंटरव्यू भी लोकप्रिय रूप में कहा जाता है। इंटरव्यू शार्ट में हमने लिखा तो इंटरव्यू जो है वह कहा जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट भी इसे कहा जाता है। तो जो हमारा प्री होता है इसे प्री लिखते हैं काफी, ताकि कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। तो जो हमारा प्री एग्जाम होता है, सबसे पहला स्टेज UPSC CSC का होता है, जो कि 21-22 सर्विसेज के लिए एक एग्जाम होता है। यदि जब हम प्री देने जाते हैं तो प्री जो होता है इसमें हमें कुल 2 पेपर देने को मिलते हैं। पहला जो पेपर होता है उसे बोला जाता है GS फर्स्ट और GS सेकेंड। GS फर्स्ट और सेकेंड, जो सेकेंड होता है इसे लोकप्रिय रूप में बोला जाता है CSAT, यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका फुल फॉर्म CSAT का क्या होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो GS2 को CSAT बोला जाता है। तो प्री के लिए हमें कुल कितने एग्जाम देने पड़ेंगे, 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। जो पहला GS1 होगा इसमें कुल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 1/3 इसमें माइनस मार्किंग होती है। इसके बारे में कभी डिटेल से चर्चा करेंगे प्री मेंस इंटरव्यू के बारे में सिलेबस के साथ। तो अभी बेसिकली एग्जाम पैटर्न हम समझ लें, क्योंकि यह हमने पहले ही बताया कि यह जो पूरा आज की जो क्लास है यह उन बिगिनर्स के लिए है जो 11th-12th क्लास में है या BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है। तो प्री एग्जाम होता है, पहले स्टेज पे प्री में एक GS फर्स्ट होता है और एक GS सेकेंड होता है। GS सेकेंड को CSAT भी कहा जाता है। और जो GS सेकेंड होता है यानी कि CSAT होता है उसमें कुल 80 क्वेश्चन होते हैं। तो यह हमने समझा। यह क्या होता है, यह एक जो है वह छांटने का प्रोसेस होता है। जैसे कि UPSC में बोला जाता है कि प्री छांटने का प्रोसेस, यानी दरवाजे पर ही रोकना। जो अनसीरियस कैंडिडेट हैं, जो सीरियस नहीं है, उन्हें पहले ही छांट देना। यह जो प्री एग्जाम होता है इसका जो मार्क है वह जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें ऐड नहीं किया जाता है, उसमें मेंशन नहीं होता है। तो बेसिकली यह क्या होता है,
या उन अनसीरियस जो जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है उनको छांट देता है। इसके अलावा यदि इसमें जो कोई भी क्वालिफाई होगा, अभी हम बताएंगे आगे कि इसमें कितनी कट ऑफ, लगभग 4-5 पिछले सालों की जो है हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपको दिखाएंगे कि कितनी कट ऑफ जो है यूपीएससी जो सीएससी का प्री एग्जाम होता है उसमें जाती है। इसके बाद जो हमारा स्टेज आता है, सेकेंड स्टेज, वह होता है मेंस का। मेंस का तो मेंस का पैटर्न क्या होता है, इसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में अच्छे से करेंगे। अभी अभी हम जान लेते हैं कि मेंस में कुल 4 जो है वह 4 जीएस के पेपर होते हैं। कितने? 4 जीएस के पेपर होते हैं। इसके अलावा इसमें 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। इसमें 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं जो आपका वैकल्पिक विषय रहेगा। इसके अलावा इसमें 2 क्या होंगे, इसमें 2 कंपलसरी पेपर होंगे। कंपलसरी पेपर का मतलब एक इंग्लिश का होगा 300 मार्क्स का और एक हिंदी का होगा 300 मार्क्स का। इसके नंबर जो है वह उस जो मेंस का नंबर होता है, टोटल नंबर होता है जो मेंस का, उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। इसके नंबर क्वालिफाइंग होते हैं। क्वालिफाइंग यानी कि 300 में से 100 नंबर जो है आपको प्राप्त करना होगा। यदि 100 नंबर आपने 300 में से इन दोनों पेपर में अलग अलग प्राप्त नहीं किया तो आपकी कॉपी जो है वह मेंस की जचेगी ही नहीं, आप पहले से ही जो है वह रेस से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा एक पेपर होता है, इसमें एक पेपर होता है किसका? एस्से का। इसमें एक पेपर जो है निबंध का होता है। तो बेसिकली यह स्ट्रक्चर होता है मेंस का। इसके बाद जो है वह जो इंटरव्यू आता है वह सबसे लास्ट प्रोसेस है। तो इन सभी प्रोसेस के बारे में अलग अलग इसकी स्ट्रेटजी के साथ आप के लिए एक अलग से क्लास हम लेके आएंगे। अभी अब इतना समझ लेते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न होता क्या है। तो हम यह समझ चुके कि यह 3 स्टेज का एग्जाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री जो होता है वह उसमें 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2, और मेंस जो होता है उसमें 4 GS के पेपर होते हैं, एक एस्से होता है और 2 ऑप्शनल होते हैं, और 2 जो होते हैं वह कंपलसरी पेपर होते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है वह होता है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट का। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने जान लिया। अब जो है हमारा अगला जो है हम देखते हैं कि कट ऑफ इसमें कितनी, जैसे कि अभी हमने बोला कि आपको कट ऑफ हम दिखाएंगे। तो प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी होती है, कि प्रीलिम्स में कितने मार्क्स जो है वह 200 में से यदि हमारे आ जाएं तो वह हमारे लिए सफिशियंट होगा। तो हमने 2018 से लेके 2023 तक के, यानी कि अभी अभी जो आज कल ही यह कट ऑफ जारी हुई 18 तारीख को, 18 अप्रैल 2024 को, तो उसको भी हम देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि यूपीएससी का ट्रेंड काफ़ी बदल रहा है, काफ़ी हार्ड जो है वह पेपर हो रहा है, जो कि हमें यहाँ इस कट ऑफ से देख सकते हैं। हम देखते हैं कि यदि हम देखें तो 2018 के यदि कट ऑफ की हम बात करें, तो 2018 की यदि हम कट ऑफ की बात करें तो इसमें 98 मार्क्स, 98 मार्क्स जो है हम देख सकते हैं किसके लिए? जनरल के लिए 98 मार्क्स। तो 98 मार्क्स यदि ओवरऑल जो 200 का पेपर होता है उसमें यदि 98 मार्क्स, जैसे कि हमने वहाँ बताया था, एक चीज़ वहाँ पे भूल गया मैं, कि जो सीसाइट होता है, यहाँ पे देखिए जो सीसाइट होता है, यह इसका जो नंबर होता है, इसका जो मार्क्स होता है वह प्री में जोड़ा नहीं जाता है, उसको मेंशन नहीं किया। यह क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें 80 क्वेश्चन में से यदि आपने 27 क्वेश्चन जो है वह सही कर लिया तो आप जो है वह क्वालिफाई कर जाते हैं। किसके लिए? GS1 की कॉपी चेक करवाने के लिए। यानी कि कहने का मतलब कि यदि आप 27 क्वेश्चन यदि नहीं सही कर पाते तो आपके GS1 की जो है वह कॉपी चेक ही नहीं होगी और आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो यह बेसिकली क्वालिफाइंग नंबर होगा। और आप जो कट ऑफ में यह देख रहे हैं, कट ऑफ में जो नंबर देख रहे हैं,
यह GS1 का सिर्फ है, यानी कि 200 में से यदि 98 नंबर कोई 2018 में पाए जनरल कैंडिडेट तो वह क्वालिफाई हुआ। EWS तब आया नहीं था क्योंकि EWS 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा OBC की कट ऑफ देखते हैं तो यह है 96.66 मार्क्स। इसके अलावा SC की 84 और ST की 83, तो इस प्रकार की थी। और इस अब ट्रेंड हम देखते हैं कि 2019 में सेम कट ऑफ थी, 2019 में सेम कट ऑफ थी। 2020 में देखते हैं कि कट ऑफ जो है वह 92 आ गई, काफ़ी नीचे आ गई। और यदि हम 2021 की बात करें तो 87 कट ऑफ आ गई, फिर 88 थोड़ा सा बढ़ी, और उसके बाद की कट ऑफ 2023 की कट ऑफ जो पूरे यूपीएससी के हिस्ट्री में सबसे कम कट ऑफ गई वह है 57 की कट ऑफ है, यानी कि ओनली, यानी कि ओवरऑल 100 क्वेश्चन में से यदि कोई कैंडिडेट यदि जो है वह लगभग 38 क्वेश्चन यदि वह सही कर लेता है तो आप देख सकते हैं सिर्फ 38 क्वेश्चन 31% कितना हार्ड एग्जाम जो है होता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, एग्जाम का जो नेचर है वह लगातार टाइट होता जा रहा है। तो 38 क्वेश्चन पे जो है वह क्वालिफाई कर जा रहे हैं। और यहाँ तो जो EWS है वह 68 ओनली 68 मार्क्स जो है यदि किसी ने पाया तो वह क्वालिफाई कर गया। तो इस प्रकार कट ऑफ हम देख लिए, अपने कैटेगरी की आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा रही है। तो यह हमारा जो एग्जाम हुआ इसका नेचर हुआ। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं जो कि बहुत सारे बच्चों ने हमसे पूछा कि तैयारी शुरू कब से करनी चाहिए, उसके शुरू करने का जो हमारा सही समय होता है वह क्या होना चाहिए। तो तैयारी शुरू करने का सही समय वैसे तो कोई ऐसा समय है नहीं कि जब से निश्चित है कि यदि इस समय से आप तैयारी शुरू करें तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। यह एग्जाम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, काफ़ी इसमें कंसिस्टेंसी, काफ़ी हार्ड वर्क, काफ़ी स्मार्ट वर्क की आवश्यकता होती है। परंतु यदि एक अच्छे समय की हम बात करें तो वह अच्छा समय होता है यदि आप ग्रेजुएशन में गए। जैसे कि कोई बच्चा होता है कि क्लास 11 से क्लास 12 से ही काफ़ी इंटरेस्टेड होता है इस सर्विस के लिए, तो यह अच्छी बात है, इंटरेस्टेड होना चाहिए अपने गोल को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो है वह अपनी कॉलेज लाइफ जो है वह उसको जिए ही ना, कॉलेज को एंजॉय ही ना करें। क्योंकि कॉलेज में जो है हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आगे इस सर्विस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आप कॉलेज लाइफ को ज़रूर एंजॉय करें। पर लेकिन यदि आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं इसके लिए तो आप थोड़ा थोड़ा अवेयर रहना जो है वह 12th के बाद से इस एग्ज़ाम के लिए अवेयरनेस होना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अवेयरनेस का मतलब जैसे कि आप डेली बेसिस पे कुछ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कुछ न्यूज़ सुन सकते हैं, देश दुनिया की खबरों से जुड़े रह सकते हैं। इसके अलावा जो है आप बेसिक NCERT की पुस्तकें जो है वह क्लास 6 की, 7th की, 8th की, 9th की, इस प्रकार की जो NCERT बुक्स हैं उसको थोड़ा थोड़ा जो है वह पढ़ सकते हैं। इसके बाद यदि आप डेडिकेटेड रूप से तैयारी करना चाहिए तो सबसे उत्तम समय होता है आपके ग्रेजुएशन का जो सेकेंड ईयर होता है। सेकेंड ईयर जो होता है वह सबसे क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि अब 1 साल बाद जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। और इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होने का मतलब है कि जैसे ही आप 21 वर्ष के होंगे, 21 वर्ष के, तो उस वर्ष जो है आप एग्ज़ाम देंगे। और उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन भी हमने देखा कि ग्रेजुएट होता है। तो यदि आप जो है वह अपना ग्रेजुएशन जैसे फाइनल होने से 1 वर्ष पहले, यदि आप जैसे कि कोई अन्य ग्रेजुएट जैसे बीटेक कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसका ग्रेजुएशन 4 ईयर का होता है, तो आप 3rd ईयर से सेकेंड ईयर या तो फिर 3rd ईयर से जो है वह इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन डेडिकेशन के साथ शुरू कर सकते हैं, ताकि इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास कम से कम 18 से 24 महीने होना अत्यधिक आवश्यक होता है। 18 से यानी कि 1.5 से 2 साल का समय होना चाहिए आपके पास। और यही समय आप
आपके तैयारी शुरू करने का सही समय है। लेकिन यदि आप थोड़ा पहले शुरू करना चाहते हैं तो यह भी अच्छी ही बात है, लेकिन आप सबसे पहले अपने ग्रेजुएशन पे ध्यान दीजिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ थोड़ा अवेयर रहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर के साथ न्यूज जो इम्पॉर्टेंट न्यूज हैं जैसे ऑल इंडिया रेडियो सुनिए, संसद टीवी की डिबेट सुनिए। इस प्रकार की डिबेट जो है आप सुन सकते हैं ताकि आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें, अवेयर रहें और आप जो है वह जैसे ही आप इस एग्ज़ाम की डेडिकेटेड तैयारी शुरू करें तो आप कंसिस्टेंसी के साथ 1.5 साल, 2 साल, 3 साल इस एग्ज़ाम में लगते ही हैं और तब तक आप हार्ड वर्क के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आज का यह जो हमारा वीडियो है यह उन बिगनर्स के लिए है जिन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि इस पे एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाइए। इसके अलावा यदि आपका सपोर्ट मिला तो यूपीएससी सीएससी के बारे में अन्य जानकारियाँ भी हम अपने इस प्लेटफार्म के माध्यम से अवश्य लाएंगे, जैसे कि सिलेबस हम बताएंगे, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, इस प्रकार की जानकारी। तो आशा करता हूँ आपको यह पूरा वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट यूपीएससी सीएससी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।